हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 नाम इलेक्ट्रोलाइसिस इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। और देखिए बेटा, आज हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। देख सकते हो बेटा कि ये एक्चुअली दो वर्ड से बना हुआ है। पहला तो आपका है इलेक्ट्रो, जिसका मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या आप इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। एंड लाइसिस जो है बेटा, लाइसिस LYSIS, तो इसका मतलब होता है बेटा सेपरेटिंग। सेपरेटिंग मतलब ये कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, जब उस सब्सटेंस के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, क्या पास करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो उसमें केमिकल चेंज लेके आना, क्या लेके आना, केमिकल चेंज लेके आना, इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, ये एक्चुअली दो एनर्जीज के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस स्टडी करेंगे ना, इसके अंदर हम केमिकल एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे। किसके बारे में? केमिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे। और हम ये देखेंगे कि इन दो के बीच में एक्चुअली में क्या रिलेशन है। मतलब ये कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर हमारे पास पहले मैंने उसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद उसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट जो है वो डिसॉल्व कर दिया। तो अब मुझे मिल जाता है एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या मिल जाता है? कॉपर सल्फेट का एक एक्वस सॉल्यूशन मुझे इसमें मिल जाता है। तो अब हमने क्या किया बेटा कि इसके अंदर हमने डाल दिए दो इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिए। एक को मैंने कनेक्ट कर दिया बेटा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल के साथ, और एक को मैंने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल के साथ। मतलब ये बन गया आपका पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया आपका नेगेटिव चार्ज। मतलब ये कि इन दो इलेक्ट्रोड्स की वजह से हमारा ये जो एक्वस सॉल्यूशन है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा होने से क्या होगा कि ये जो कॉपर सल्फेट आपको यहां पे दिख रहा है, ये एक्चुअली में स्प्लिट हो जाएगा। किसमें स्प्लिट हो जाएगा? Cu2 पॉजिटिव के अंदर एंड SO4 2 नेगेटिव के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि ये मेरा जो सल्फेट आयन है, क्योंकि ऑब्वियस है ये नेगेटिव चार्ज आयन है, ये मेरा चला जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और ये मेरा जो पॉजिटिव चार्ज आयन है ये चले जाएगा मेरे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। उससे क्या होगा? यहां पर आपके जो कॉपर का जो मेटल है वो इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कॉपर सल्फेट एक एक्वा सॉल्यूशन के अंदर था। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो गई। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एंड SO4 2 नेगेटिव आयन प्रिपेयर हुए, और वो मूव हुए। एक नेगेटिव वाला चला गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और पॉजिटिव वाला चला गया आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और न्यू मेटल की फॉर्मेशन हुई है। तो अगर आप देख सकते हो तो हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसके अंदर केमिकल चेंज हम लेके आए हैं, और इसी पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी के अंदर ही आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। थोड़ा उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। देखिए, बात बहुत सिंपल है। जितने भी हम या फिर कह सकते हैं मोस्ट मेटालिक एलिमेंट जो है, मेटालिक एलिमेंट्स जो हैं आपके, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कॉपर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो हमारे पास कॉपर है, एंड कॉपर के बाद मान लेते हैं एल्यूमिनियम है,
ठीक है, मान लेते हैं आयरन है, या फिर जितने भी एलॉयज हैं, ठीक है, ये जितने भी आपको मैंने यहां पे एग्जांपल्स दिए हैं, जब कभी भी हम इसमें से करंट को पास करेंगे तो आसानी से इन सब में से करंट आपकी फ्लो हो जाती है, बट इनके कॉम्पोजिशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब यह कि अगर एल्यूमिनियम में से, सपोज कर लो मेरे पास एल्यूमिनियम का एक बार है और मैंने इसमें से करंट को पास किया, तो पास करने से यह नहीं कि एल्यूमिनियम कुछ और ही बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज टेक प्लेस नहीं करेगी। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने कहा कंडक्टर्स। क्या कहा? कंडक्टर्स। और कुछ हमारे पास ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन आप ले सकते हो, ज्यादातर आप बात कर सकते हो नॉन मेटल्स की, ठीक है, नॉन मेटल्स की। अब नॉन मेटल्स के थ्रू अगर आप करंट पास करने की कोशिश करेंगे तो इसमें से करंट बिल्कुल भी पास आपका नहीं होता है, तो इनको कहा जाता है बेटा आपका इंसुलेटर्स। तो एक हो गया कंडक्टर्स जिसमें से आसानी से करंट आपका पास कर सकता है, एक हो गया इंसुलेटर जिसमें से आसानी से करंट पास नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि सर क्यों इनमें से करंट पास होता है और इसमें करंट पास नहीं होता, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। किसी भी मेटेलिक एलिमेंट के अंदर अगर आप करंट को पास करना चाहते हो, या किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर आप करंट को पास करना चाहते हो, तो उस कंडीशन के लिए आपको चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें से आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हो, क्योंकि वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज ए कैरियर इस्तेमाल होते हैं करंट को मूव कराने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो आप समझ गए होंगे कि इंसुलेटर्स के अंदर एक्चुअली में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, और वो या फिर बहुत मिनिमल अमाउंट में अंदर होते हैं, या बहुत ही स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं अपने न्यूक्लियस के साथ, कि अगर आप ज्यादा एनर्जी देंगे तो भी नहीं टूटते। तो और क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसमें कंडक्शन टेक प्लेस नहीं करती। तो याद रखें कि अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा उसमें कंडक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब जैसे देखो नॉन मेटल के अंदर भी एक एग्जांपल है, जैसे ग्रेफाइट, ठीक है। अब ग्रेफाइट भी तो आपका कार्बन से ही बना होता है, बट इसके स्पेशल स्ट्रक्चर होने की वजह से अगर हम इसमें से थोड़ी एनर्जी पास करते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टूट जाते हैं और आसानी से फ्लो होने लग जाते हैं, और इसी वजह से ग्रेफाइट के अंदर जो है कंडक्शन टेक प्लेस कर पाती है। तो ये तो बात हुई बेटा आपके मतलब कंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की। तो ये जितने भी मैंने आपको यहां पे बताए हैं, हम बात कर रहे हैं मेटालिक कंडक्टर्स की, ओके। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बेटा किसी भी केमिकल कंपाउंड की, तो उसमें बहुत अलग तरीके से ये सब टेक प्लेस करता है, ठीक है। किसी भी अगर मैं केमिकल कंपाउंड के बारे में बात करूं तो उसके अंदर एंटी कंपाउंड के बारे में बात करूं तो उसके अंदर अगर मैं करंट को पास करता हूं तो उसका जो बिहेवियर है बिल्कुल डिफरेंट होता है। पहली बात, कंडक्टर्स के अंदर ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मूवमेंट के लिए, बट अगर मैं केमिकल कंपाउंड के बारे में बात करता हूं, और केमिकल कंपाउंड के अंदर ये भी नहीं है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर अगर आप करंट को पास करेंगे तो आसानी से करंट आपका फ्लो होने लग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ ऐसे हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें से अगर मैं करंट को पास करूं तो कंडक्शन टेक प्लेस करेगी, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से अगर मैं करंट को पास करूं तो कंडक्शन नहीं टेक प्लेस करती। तो वो पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड्स जिनमें से मैं करंट को पास करूं और करंट जो है उनके थ्रू पास हो जाए, उनको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोलाइट का है। जैसे मैं अभी, अगर आपको याद हो, अभी तो जस्ट एग्जांपल दिया था कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का भी जस्ट एग्जांपल दिया है। अब जो कॉपर सल्फेट है वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि जब इसमें से करंट को पास करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव के अंदर, और वो कॉपर जो है वो क्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है अपने नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। सो ये तो है इसकी एक पहली बात। और जिन पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड के अंदर अगर मैं करंट को पास करूं और कोई भी कंडक्शन टेक प्लेस ना करे तो उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट उनको कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जिनमें से करंट पास करे वो इलेक्ट्रोलाइट है, जिनमें करंट ना पास करे वो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। एग्जांपल इसका आप दे सकते हो शुगर का सोल्यूशन, ठीक है, दैट इज शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। आप इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं कह सकते, क्योंकि जो सॉल्ट है वो NaCl होता है,
वो भी एक आयनिक कंपाउंड है। और मैं आपको पहले बात क्लियर कर दूं कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो ज्यादातर वो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास जैसे हम उसको एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं आपके दो आयंस के अंदर। और हाँ, जो मैं आपको बात बता रहा था कि कंडक्टर्स के केस के अंदर जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लो ऑफ करंट के लिए, तो केमिकल कंपाउंड्स के अंदर एक्चुअली में आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फ्लो ऑफ करंट। और अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं यहां पे बात करता हूं अपने मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में बात करता हूं, तो जब मैं कंडक्टर्स के बारे में बात करता हूं तो इसमें सबसे बड़ी खास बात बताऊं, इसमें कोई भी केमिकल चेंज आपका टेक प्लेस नहीं करता। देयर इज नो केमिकल चेंज, इसमें कोई केमिकल चेंज आपका बिल्कुल नहीं आता। लेकिन वही बात अगर मैं आपकी करता हूं केमिकल कंपाउंड्स की, तो हां इसमें आपका केमिकल चेंज आता है। क्या आता है बेटा आपका? इसमें केमिकल चेंज आपका आता है। ठीक है, तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, इसमें आपके पास केमिकल चेंज आपके पास आएगा ही आएगा। और इसके अलावा तो बस और कुछ भी नहीं है। मेन बात तो यही है यार कि देखो हमने क्या करना है कि हमारा जो सोल्यूशन होगा उसमें से करंट को पास करेंगे, उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस आएंगे उनको हमने नोट करना और उसको हमने स्टडी करना है। इसी के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे बनाया हुआ है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। हमने बस ये देखना है कि कैसे वो टूटता है, कैसे उसके आयंस बनते हैं, कौन किस तरफ जाता है और क्या क्या क्रिएट होता है एनोड और कैथोड के अंदर। उसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल्स में बताऊंगा, बट अभी के लिए बस इतना ही है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं है। इसके अलावा मैं एक बात आपसे और कर लेता हूं, वो ये है कि देखिए कि अगर मैं बात करता हूं अपने किसी भी मेटालिक कंडक्टर की, तो इसके अंदर जो कंडक्शन है वो टेक प्लेस करती है आइदर या तो वो सॉलिड फॉर्म के अंदर हो या तो वो मोल्टन स्टेट के अंदर हो। ठीक है, मोल्टन स्टेट के अंदर हो। लेकिन वही अगर मैं बात करता हूं बेटा अपने केमिकल किसी कंपाउंड में जगह करंट को पास कर रहे हो, तो इसमें कंडक्शन टेक प्लेस करती है जब ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में हो। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हो या तो ये मोल्टन स्टेट के अंदर हो। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं या तो हम इसको मोल्टन स्टेट के अंदर लेके आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मेरे जो आयंस होते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। और वीक बॉन्ड होने की वजह से जब उसमें से हम करंट को पास करते हैं तो उसके अंदर आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है और वो आयंस की मोशन की वजह से उसमें जो करंट है वो आपका पास होना शुरू हो जाता है। तो ये जो सारी बातें हैं ना बेटा, ये एक्चुअली हमारे केमिकल कंपाउंड्स को लेकर है। आई होप ये बात तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम एक काम करते हैं, जो भी हमने पढ़ा है उनके जो डिफरेंस के फॉर्म में उसको हम एक बार अच्छे से यहाँ पे जो है वो स्टडी कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक जगह पे मैंने बेटा मेटालिक कंडक्टर्स कर दिया, जैसे कॉपर की वायर है, और एक जगह मैंने ले लिया है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स वही जो इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके थ्रू जो करंट है वो आपका पास हो जाता है, तो उनको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स भी हम कहते हैं। तो इसके लिए कुछ टेबल बनाया हुआ बेटा, स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके उसको स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा दैट इज ये वाला पॉइंट, कहता है कि द फ्लो ऑफ करंट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग फ्रॉम द नेगेटिव पोल टू द पॉजिटिव पोल। सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी कंडक्टर के बारे में बात करते हैं, करंट पास करने की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में बात करता हूं तो इसमें आपके जो पॉजिटिव आयंस है वो भी फ्लो करते हैं, जो आपके नेगेटिव आयंस है वो भी आपके फ्लो करते हैं। एक बात मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे क्लियर कर देता हूं बेटा, कि जो भी मेरा पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है, उसको हम केटायन का नाम देते हैं, और जो मेरा नेगेटिव आयन होगा, ठीक है, उसको हम एनायन का नाम देते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, उस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड का नाम देते हैं। और ये जो पॉजिटिव वाला है ये आपका नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं दैट इज कैथोड। सो नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, एनोड का नाम देते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा यहाँ पे समझने वाली है वो यही है कि हमारे पास दो आयंस हैं और इन दो आयंस की मोशन की वजह से इसमें जो कंडक्शन है वो टेक प्लेस करती है। इसके अलावा बेटा अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, तो कहता है बेटा कि मेटालिक कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मेटल्स एंड अलॉयज के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से
किसी भी मेटल एनालॉय के अंदर कंडक्शन जो है वो टेक प्लेस करती है। यही अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की, तो ये एक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट का मतलब होता है आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो बने होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि उनके अंदर ब्रेकडाउन करना थोड़ा सा आसान होता है इन द एक्वस स्टेट एंड द मोल्टन स्टेट। इसके अलावा बेटा मेरे पास यहां पे आता है कि मेटल्स बोथ इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, चाहे वो आपका सॉलिड स्टेट पे हो चाहे वो आपका मोल्टन स्टेट के अंदर हो, इन दोनों कंडीशन में कंडक्शन टेक प्लेस करेगी। लेकिन इस कंडीशन के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, याद करो, हमने ये स्टडी किया था कि सॉलिड स्टेट के अंदर तो ये बिल्कुल नहीं करेगा, या तो ये करेगा आपके एक्वा स्टेट के अंदर या तो ये करेगा आपके मोल्टन स्टेट के अंदर। तो ये डिफरेंस हमेशा आपने याद रखना है। अब हम बात करेंगे बेटा बाकी के दो और डिफरेंसेस के। सबसे पहली बात करेंगे, कहता है कि नो चेंज ऑफ फॉर्म और इन कंपोजिशन अकर। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर मेरे पास कोई भी एक मेटालिक कंडक्टर है और उसमें से अगर आप करंट को पास करते हो तो उस पर्टिकुलर मेटालिक कंडक्टर में कोई भी चेंजेस एज सच हमें देखने को नहीं मिलते। तो वो एक फिजिकल प्रोसेस है आपका, आपने एक वायर लिया, जैसे कॉपर की वायर ली, उसमें से करंट को पास किया और कंडक्शन उसमें टेक प्लेस होनी शुरू हो गई। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की, तो उस कंडक्शन के अंदर, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर जो केमिकल चेंजेस हैं वो टेक प्लेस होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि न्यू प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे Cu2 पॉजिटिव आयन है, वो मेरा नेगेटिव जो हमारा इलेक्ट्रोड है जिसको हमने कैथोड का नाम दिया है, वहां जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा एंड मुझे कॉपर का मेटल वहां पे मिल जाता है। तो प्रॉपरली केमिकल चेंजेस टेक प्लेस करते हैं अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की। अगर मैं बात करता हूं एक मेटालिक कंडक्टर की, तो इसके अंदर जो करंट जो है टेक प्लेस करता है उसके लिए हमें ना कोई चार्ज कैरियर चाहिए होता है, मतलब कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन के लिए। तो मेटालिक कंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन के लिए। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में बात करता हूं, मैंने क्या कहा था, उसमें आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेट के बारे में बात करें, मास के बारे में बात करें, तो आप भी जानते हो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम होता है, ज्यादा हैवियर नहीं है, लाइटर पार्टिकल है। लेकिन आयंस की बात करूंगा तो ऑब्वियस है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन उनका जो मास है वो थोड़ा सा हैवियर साइड में होता है। सो ये डिफरेंस है बेटा आपके मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बीच में। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मेरा मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट किसको कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये जाना कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। अगर आपने ये सारी वीडियो को अच्छे से देखा है तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर अगर हम करंट को पास करते हैं तो उनके जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें चेंज आता है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। बाकी की बातें अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।